देखिएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन। समझिएगा होता क्या रिलेटिव मोशन। सबसे पहले ध्यान रखें, जैसे कि हम कभी कार में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है ना, और कार में हम एकदम पीछे बैठे हैं, एकदम पीछे, और पीछे से कोई दूसरी कार आ रही है, तो हम तो बैठे हैं, तो हमने अपने आप को कंसिडर कर लिया कि हम रेस्ट में हैं। पीछे से कोई कार आ रही है और वो कार लगातार आपकी गाड़ी की स्पीड से, तेज स्पीड से आ रही है। हमको लगता है कि बस ये गाड़ी हमसे जो है टकराने आ रही है या हमसे भिड़ जाएगी। या ऐसा समझ लें कि आप किसी गाड़ी में पीछे बैठे हैं और पीछे की तरफ देख रहे हैं, पीछे से कोई दूसरी कार आ रही है, उसमें भी कोई आदमी बैठा है, दोनों की स्पीड इक्वल है। तो अगर आप बहुत गौर से सिर्फ गाड़ी को देखोगे या गाड़ी के अंदर बैठे उस पैसेंजर को देखोगे, तो आपको लगेगा कि आप भी बैठे हो और वो पैसेंजर भी क्या हुआ है, बैठा हुआ है। या कभी आपने एग्जाम्पल देखा हो, आप ट्रेन में बैठे हो एक डिब्बे पे और बाजू से पैरेलल एक और ट्रेन चल रही है, इत्तेफाकन दोनों का स्पीड जो है सेम है। जब दोनों का स्पीड सेम होगा तो उसमें बैठा हुआ हर पैसेंजर आपको एक फिक्स्ड लोकेशन में दिखेगा आपके हिसाब से। तो आपको क्या लगेगा कि सामने वाला ट्रेन क्या है, रेस्ट में नहीं चल रहा है, और उस ट्रेन के पैसेंजर को आप कैसे लगोगे कि आप रेस्ट में हो, आप भी मोशन नहीं कर रहे हो। समझ रहे हैं बात को। या फिर ऐसा देखें कि हम दो दोस्त साइकिल चलाते जाते हैं और दोनों का स्पीड सेम रहता है, तो ठीक है, साइकिल हमको पूरा पूरा दिखता है और हम बाहर होते हैं, ऐसा कुछ कवर करके नहीं रखते हैं, फिर भी हमको एक दूसरे की स्पीड में मतलब ऐसा लगता नहीं है कि कोई तेज चल रहा है, ठीक है ना हमें लगता कि हम ही तेज चल रहा है, ना हमें लगता पड़ोसी तेज चल रहा है, क्योंकि लगभग दोनों का स्पीड सेम है और हम दोनों में कोई सेपरेशन देखने को नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को। हम दोनों, मान लीजिए दो कार जा रही हैं और दोनों कार के पैसेंजर हाथ निकाल के दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और दोनों का स्पीड सेम है। बाहर से जो लोग देखेंगे, कार के बाहर वाले, उन्हें लगेगा कि अरे बाप रे, ये कार कितनी तेज स्पीड में जा रही हैं, जबकि आप और वो दूसरी कार वाले एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हो, तो आपको क्या लगेगा कि ये कार जो है दोनों की दोनों कहाँ पे है, रेस्ट में है। कैसी है, रेस्ट में। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी घूमती हुई चीज पे कंसंट्रेट करें तो भले ही हम रेस्ट में हो, हमें लगता है कि हम भी घूम रहे हैं, हम भी मूविंग है। कई बार आप देखेंगे बहते हुए पानी को बहुत गौर से देखिए आप सिर्फ पानी की तरफ, तो आपको पानी तो रेस्ट में लगेगा, ये लगेगा कि आप मूवमेंट कर रहे हो। ये कहलाता है रिलेटिव इफेक्ट ऑफ मोशन या रिलेटिव मोशन। इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। किसका रोल है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझिए, एक्चुअल में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। जब भी हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी चेंज ऑब्जर्व करते हैं, तो हम एक फिक्स्ड एक्सेस कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हमें मोशन कंसीडर या मोशन को ऑब्जर्व करना है, हमें देखना है मोशन का रेट क्या है, मोशन का टाइप क्या है, ठीक है ना, मोशन का स्पीड क्या है। तो जब हम मोशन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं या मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, तो हमारे सामने एक फिक्स्ड एक्सेस होती है और उस एक्सेस के रेफरेंस में हम पूरी बात कर रहे होते हैं। उसी एक्सेस में हमने एक घड़ी टांग रही होती है, ठीक है ना, तो हम उस घड़ी में टाइम भी देखते जाते हैं, साथ ही उसी एक्सेस से उन मूविंग ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस भी कंपेयर करते हैं, उन मूविंग ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस भी मेजर करते हैं, साथ ही साथ टाइम वेरिएशन भी देखते हैं। तो वो जो एक्सेस वाला सिस्टम है जिसमें वो वॉच अटैच है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये मूविंग भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है, ठीक है ना, ये स्टैटिक भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है। जैसे कि हम किसी कार में बैठे हैं, ठीक है ना, हम किसी कार में बैठे, आगे आगे हमारे कोई ट्रक जा रहा है, ट्रक जा रहा है, आपकी गाड़ी लगातार जा रही होती है, अचानक से वो ट्रक का ड्राइवर ब्रेक मारता है, स्लोली मारता है, एकदम बिल्कुल कह देना चाहिए शार्पली नहीं मारता। तो जैसे वो ब्रेक मारता तो हमको ये नहीं लगता कि हम ट्रक के क्लोज हो रहे हैं, नहीं, हमें ये लगता है कि ट्रक कहाँ आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। अगर ट्रक के पहियों पे हमारी नजर ना पड़े तो हम क्या मान लेते हैं कि ट्रक क्या हो रहा है, ट्रक रिटर्न आ रहा है। ट्रक क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने आप को ओरिजिन में कंसीडर कर लेते हैं, अपने आप को रेस्ट में कंसीडर
कर लेते हैं। उसके बाद हम ट्रक मोशन को देखते हैं। तो एक्चुअल में ट्रक तो आगे जा ही रहा है, उसने ब्रेक लगाया तो उसकी स्पीड स्लो हो गई, तो आपकी स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई। आपकी स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई तो आप उसके क्लोज जाने लग गए। आप उसके क्लोज जाने लगे, लेकिन आपने अपने आप को रेस्ट में कंसीडर किया है, तो हो तो क्लोज क्लोज तो आप जा ही रहे हो। तो आप क्या एक्सपीरियंस करोगे कि आप ट्रक के पास नहीं जा रहे हो, उल्टा ट्रक पीछे आपकी तरफ आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? इन सारी चीजों को जितना आप दिमाग में बैठाएंगे उतना आपको रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। समझ में आ गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आप समझिए रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। तो रिलेटिव मोशन में मोशन का पहला पैरामीटर है पोजीशन। किसकी बात करेंगे हम? पोजीशन की बात करेंगे। जैसे समझिएगा, ये किसी का घर है, क्या ये घर ओरिजिन है, घर से जो ए है वो 7 मीटर की डिस्टेंस पे है और जो बी है वो 9 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो किसी को मैं जो ए हूं, मैंने घर पे फोन किया, मैंने कहा बी किधर है, तो बोले बी अभी घर से 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। बी ने घर पे कॉल किया, बोला ए किधर है, बोले ए घर से 7 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो बी को बड़ा हैरानी होती है कि ए तो मेरे से सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। ए को हैरानी होती है कि बी तो मेरे से सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर की डिस्टेंस में है। तो ये घर वाले क्या बेवकूफ बना रहे हैं हमको? नहीं, घर वाले बेवकूफ नहीं बना रहे, घर वाले अपने नजरिए से देख रहे हैं, घर वाले अपने आप को रेस्ट में कंसीडर कर रहे हैं, जबकि ए और बी या घर वाले अपने लोकेशन से उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। घर वालों को आपसे मतलब नहीं है, आपसे मतलब नहीं है, घर वालों को ये पता है, लगता है कि मेरे घर से ये लोग कितने दूर हैं, ठीक है ना। तो ये जो दोनों डिस्टेंसेस 7 और 9 है, ये किसके रेफरेंस से मेजर की गई? घर के रेफरेंस में मेजर की गई। वहीं पे ये जो बी की डिस्टेंस 2 मीटर, ये किसके रेफरेंस से मेजर की गई? ए के रेफरेंस से मेजर कर गई। और ये जो ए की डिस्टेंस 2 मीटर है, ये किसके रेफरेंस से मेजर की गई? बी के रेफरेंस से मेजर की गई। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं, अब देखिए आप, ए की पोजीशन कितना? 7 मीटर, बी की पोजीशन कितना? 9 मीटर। तो बी की पोजीशन ए के रेफरेंस में क्या होगी? एक्स बी माइनस एक्स ए, मतलब कि 2 मीटर। ए के यहां से बी की डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। ए के हिसाब से बी कितना दूर है? ओनली 2 मीटर अवे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या कहला गई? रिलेटिव पोजीशन। क्या कहला गई? ये रिलेटिव पोजीशन। तो क्या समझ में आया कि इनकी जो ओरिजिन से डिस्टेंसेस हैं वो तो ठीक ही हैं, लेकिन अगर हमें बी के रेफरेंस में ए का डिस्टेंस ट्रेवल करना है या ए के रेफरेंस में बी का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो एक्स बी माइनस क्या? एक्स ए। क्यों? हम एक्स ए को क्या कर समझेंगे? ओरिजिन समझेंगे। मतलब ऑब्जर्वेशन किधर से स्टार्ट हुआ? ए से। तो अगर हम ए से चलें तो बी पे पहुंचने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 2 मीटर। मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रेफरेंस टू ए विल बी xb minus xa. What is xb? It is the distance of b from the origin. It is the distance of a from the origin. समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? भले ही घर से ये 7 या 9 मीटर दूर है, अगर मैं ए के इधर हूं और मुझे बी के पास पहुंचना है, तो मुझे बी के पास पहुंचने में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 2 मीटर। तो ए के हिसाब से बी का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है। ए को अगर ओरिजिन कंसीडर करें तो बी का पोजीशन क्या है? 2 मीटर है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट के हिसाब से ही आप रिलेटिव पोजीशन या रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। बात को समझिएगा। तो इस तरीके से आप एक्स बी ए फाइंड कर सकते हैं, एक्स ए बी भी फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ ए विथ रेफरेंस टू बी, ठीक है ना। चलिए, जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे। आगे समझो। अब आती बात रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? समझिएगा बात को। ये देखिए, ये गाड़ी जा रही है, ये है बस, इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो आप, और आप काहे में हो भैया? कार के अंदर हो। आप 4 मेंबर हो, मम्मी पापा भैया बहन। आप कार से ट्रैवल कर रहे हो,
आपकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। आपकी तो बहुत ज्यादा स्पीड है, 90 किलोमीटर पर आवर है। घाट पे आपने बस को क्रॉस किया, ओवरटेक किया। क्या किया? ओवरटेक। सोच के देखिए, अपने दिमाग पर जोर दीजिए। जिस समय आप बस को ओवरटेक कर रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि आपकी स्पीड बहुत कम है या आपने 90 से ही क्रॉस कर लिया? बताइए। अगर आप 90 की स्पीड से आपकी कार चल रही है, जिस समय आप इसको क्रॉस कर रहे थे, हो सकता है बस का लेंथ कितना है, 10 मीटर है या 20 मीटर ले लो। बस का लेंथ कितना है, 20 मीटर, और तुम्हारी कार का लेंथ है 5 मीटर, तो कितना हो गया, 25 मीटर। ठीक है ना। आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। 90 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करता है, तो 9/6 मतलब कि 3/2 किलोमीटर कितने में कवर करेगा, 1 मिनट में कवर करेगा, है ना। तो 3/2 किलोमीटर 1 मिनट में कवर करेगा, तो 5 3 जा 1500 मीटर 1 मिनट में कवर करता है। तो 1500/66 25 सेकेंड में 1 मीटर ट्रेवल करता है। तो 25 मीटर कितनी देर में ट्रेवल करेगा भाई, 1500 मीटर अपॉन 60, ये मान के चलिए 25 सेकेंड में 1 मीटर, तो 625 सेकेंड। तो बताइए आप, आपकी गाड़ी ने क्या इसको ट्रेवल करने में सिर्फ और सिर्फ 625 सेकेंड लिए क्या? आपकी कार ने इस बस को क्रॉस करने में क्या सिर्फ और सिर्फ 625 सेकेंड, ये 1 मीटर ट्रेवल करता है 25 सेकेंड में, या सॉरी 1 सेकेंड, 25 मीटर ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में, 25 मीटर ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में। तो क्या आपकी कार ने इस बस को 1 सेकेंड में क्रॉस कर लिया था क्या? ध्यान दीजिए, सोचिए कभी अगर ऐसा हुआ हो, आप कार में जा रहे थे और आपने एक 20 मीटर की लंबी कार को अपने 20 मीटर की लंबी बस को अपने 5 मीटर लंबी कार से क्रॉस किया हो और वो काम 1 सेकेंड में हो गया हो। बताइए, हुआ है कभी ऐसा? नहीं। वो काम एक्चुअल में होगा 20 किलोमीटर पर 36 आवर्स। कितना आएगा? ये आएगा 118, है ना, 50 अपॉन 9 मीटर इन अ सेकेंड। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको 4 टाइम्स करते हैं, तो 4 सेकेंड 5 सेकेंड लगेंगे आपकी गाड़ी को क्रॉस करने में। कितना टाइम लगेंगे? अप्रोक्सीमेटली 5 सेकेंड। तो आप देखिएगा ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला आंसर गलत होगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, समझिएगा। अगर आपकी बस 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उसके बाजू से आपकी कार गुजरी जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी, ठीक है ना, उस 25 मीटर के सिस्टम को क्रॉस करने में 1 सेकेंड लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में लगा कितना होगा? 5 सेकेंड। सोच के देख लीजिए कभी अगर ऐसा हुआ हो, थोड़ी देर तो लगती है उस बस को क्रॉस करने में। अब मुझे लगता है लगभग, अगर ये स्पीड के पैरामीटर्स हैं तो मुझे लगता है कि लगभग 5 सेकेंड लगेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि तब जब आप 90 चल रहे हो तो ये रेस्ट में नहीं है, ये भी 70 पे चल रही है, मतलब आपके 90 का 70 तो इनने कैंसिल कर दिया। भाई अगर मैं 90 चलूं, पड़ोसी भी 90 चले, तो हम दोनों में कोई सेपरेशन रहेगा क्या? हम दोनों एक दूसरे को कभी ओवरटेक कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। हम लोग कितना भी टाइम ले लें उस डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, मतलब दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में रेस्ट में है। दोनों एक दूसरे का रेफरेंस में क्या है? रेस्ट में। हुआ क्या कि आप तो 90 से चल रहे थे, अच्छी बात है, ज्यादा पावरफुल हो, ये 70 से चल रहा था, ठीक है, कम पावरफुल है। आप 90 चल रहे हो, 20 किलोमीटर फास्टर चल रहे हो, ऑब्वियसली आप ही ओवरटेक करोगे, लेकिन इस ओवरटेक में 1 सेकेंड नहीं 5 सेकेंड लगेगा। सोचो क्यों लगेगा? क्योंकि आपकी जो स्पीड बस को क्रॉस करने के लिए है वो ओनली 20 किलोमीटर पर आवर है। जो बस को क्रॉस करने के लिए है वो ओनली क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रोड पे कोई बस खड़ी हुई है, रोड पे कोई बस खड़ी हुई है, तो उसको क्रॉस करने में जरूर आपको 1 सेकेंड लगेगा, क्योंकि वो बस रेस्ट में है। उसके हिसाब से आपकी स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर है। जो बस रोड पे रेस्ट में है उसके हिसाब से आपकी स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर है।
ठीक है ना, इसको नोट कर लिया ना आपने। उसकी स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो व्हीकल आपके बाजू में 70 की स्पीड से चल रहा है उसके हिसाब से आप 90 नहीं हो। अगर ये बस जो कि 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ये कार जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, तो इस बस को ओवरटेक करने के लिए इस कार के पास कितनी स्पीड है, ओवरटेक बाय 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है बोलिए 20 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज कार इज ओनली 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द क्या बस। ये बस से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, इसीलिए ये 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही रिस्पॉन्स देगा। ये कहलाती है रिलेटिव स्पीड। मान लीजिए मैं बात करूं ए की स्पीड बी के रेफरेंस में कितनी है, तो हम बी की स्पीड को 0 कंसीडर कर लेते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा VA माइनस VB। वहां पे बी की स्पीड मायने नहीं रखती है। अब बी के हिसाब से ए कितना ज्यादा है, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेफरेंस टू बी। बी के हिसाब से कितनी ज्यादा है, ओरिजिन के हिसाब से नहीं, बी के हिसाब से, ये कहला गया। दूसरा अगर बात करते हैं VBA की, तो VB माइनस VA। याद रखिएगा, अगर VA और VB दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनके साइन सेम होंगे, लेकिन अगर VA इधर है और VB इधर है तो समझिएगा A के रेफरेंस में B कैसा लेंगे माइनस में, और B के रेफरेंस में A कैसा लेंगे माइनस में। बात समझिएगा, A के रेफरेंस में B कैसा होगा नेगेटिव, और B के रेफरेंस में A कैसा होगा नेगेटिव। बात समझिएगा, कब, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ना मैंने एरो में दिखाया है, अगर दोनों कार्स या दोनों व्हीकल का जो मोशन है वो इन अपोजिट डायरेक्शन है तो उनकी वेलोसिटी इस तरीके से कंसीडर करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेम डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया रिलेटिव वेलोसिटी और क्या रिलेटिव पोजीशन। चलिए, यही था रिलेटिव मोशन कि हम किसी जगह पे बैठ के अपने बाजू में चलने वाले व्हीकल को सिर्फ उतना ही फास्टर एक्सपीरियंस करता है जितना वो हमसे फास्टर है, ना कि उसकी एक्चुअल स्पीड के जितना। अगर आपकी बाजू वाली कार 140 चल रही है और आप 130 चल रहे हो तो वो सिर्फ आपसे 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, तो आप अपनी कार से उस गाड़ी को देखोगे तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही दिखेगी, उससे ज्यादा उसकी स्पीड आपको एक्सपीरियंस नहीं होगी। दैट इज द रिलेटिव स्पीड, दैट इज रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना। चलिए, 5 मीटर पर सेकेंड, VB is equal to 20 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट VAB एंड 5BA। मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट A है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑब्जेक्ट B है उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और दोनों के दोनों ना सेम डायरेक्शन में है, दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। समझ लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो आपको पता करना है कि A का वेलोसिटी B के रेफरेंस में क्या होगा। भाई ये जो A का स्पीड है ये तो अभी ओरिजिन से है, ये जो B का स्पीड है ये अभी ओरिजिन से है, लेकिन A का स्पीड B के हिसाब से क्या होगा, B से A का स्पीड क्या होगा। समझिएगा बात को, VAB मतलब कि VA माइनस क्या VB। तो समझिएगा बात को, VA कितना बताइए 5 मीटर पर सेकेंड माइनस VB कितना 20 मीटर पर सेकेंड, तो VAB ठीक है ना क्या आएगा बताइए माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो A की स्पीड B के कंपैरिजन में कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। A की स्पीड B के रेफरेंस में कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। हम बात कर रहे हैं VBA की, VBA मतलब वेलोसिटी ऑफ B विथ रेफरेंस टू A। तो VB कितना है बताइए 20 मीटर पर सेकेंड और VA कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो कितना निकलेगा बताइए 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया भैया, B की स्पीड A के रिस्पेक्ट में, किस डायरेक्शन में, B की ही डायरेक्शन में, ठीक है ना। नेगेटिव साइन बताता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ये क्या बताता है इसकी ही डायरेक्शन में। तो VBA 15 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में है, B की ही डायरेक्शन में है, और ये किस डायरेक्शन में है, A के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ गया? चलिए जल्दी से उसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। समझिए, एक कोई कार है वो 10 मीटर पर सेकेंड से राइट में चलती है, दूसरी कार है जो 12 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट में चलती है।
डेफिनेटली एक ना एक दिन ये आके मिल जाएंगी। कोई आपसे पूछता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, थोड़ा इसको मेंटल सेट करिए। आपने ये पन्ना है और ये सतना है, ठीक है ना। अब समझिए दोनों के बीच का डिस्टेंस 75 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एक व्हीकल इधर से चला, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। एक इधर से चला, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब समझिएगा एक्चुअल में ये कितना है, 75 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इस गाड़ी को चलाएं तो कितना टाइम लेगी, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। अगर हम इसको चलाएं तो कितना टाइम लेगी, अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स। लेकिन एक गाड़ी इधर से भी चालू हो गई, इधर से भी चालू हो गई, दोनों गाड़ी सेम टाइम पे स्टार्ट हो गई। ये दोनों गाड़ियां कब मिलेंगी, ये दोनों गाड़ियां कब मिलेंगी? तो मिलेंगी का मतलब ये हुआ इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और दोनों क्या हो गई, मिल गई। 1 घंटे बाद ये पहुंच जाएगा 40 किलोमीटर पे और 1 घंटे बाद ये पहुंच जाएगा 35 किलोमीटर पे, 35 ले लो। तो 1 घंटे के बाद दोनों एक जगह पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, समझिए। जबकि ये 40 चल रहा है, ये 35 चल रहा है, दोनों में से कोई भी 75 नहीं चल रहा है, लेकिन ये 1 घंटे में जरूर मिल जाएंगे। कितने घंटे मिल जाएंगे, ये 1 घंटे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सबका है, ना तो ये रेस्ट में है और ना ही ये रेस्ट में है, याद रखिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ही है। क्या है वो, रिलेटिव वेलोसिटी, समझिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में या फिर बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या हुआ, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब भी क्या होता है, यही होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेफरेंस टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेफरेंस टू ए। बात को समझिएगा। तो अप्रोच और कह देना चाहिए सेपरेशन में थोड़ा सा मेन डिफरेंस होता है, बाकी कहानी यही है। अप्रोच और सेपरेशन का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ही है, समझिए बात को। तो क्या करेंगे अपन, वी ए बी मतलब क्या आएगा बताइए, वी ए माइनस। अब बताइए वी बी की साइन कैसा लेंगे, वी बी का साइन पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, जल्दी बताओ। देखिए ये वी ए है और ये वी बी है, दोनों में कैसी मोशन है, मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन है। कैसी है, मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। और जब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन थी तो मैंने बताया था कि उनकी वेलोसिटीज या उनकी पोजीशंस के साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो ए के रेफरेंस से बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। वी ए बी, चलिए बताइए वी ए की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस वी बी की वैल्यू कितनी है, -12 मीटर पर सेकेंड। दोनों का ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 22 मीटर पर सेकेंड। तो इनके अप्रोच वाली वेलोसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ये एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा जल्दी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये कहलाती है भाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या कहलाती है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया। कोई प्रॉब्लम है? चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, ध्यान दीजिएगा। एक नया प्रॉब्लम, 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसको भी हमने ऊपर की तरफ फेंका और इस दूसरे वाले को भी ऊपर की तरफ फेंका। इसकी जो स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी और इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझिएगा, इसकी थी 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड। समझिएगा बात को। अब वर्टिकली भेजा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों के लिए। आपसे पूछता है आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम। समझिएगा बात को। 1 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच में क्या सेपरेशन होगा, तो सबसे पहले हमें जानना है 1 सेकंड बाद इस ए का पोजीशन क्या होगा, हमें जानना है 1 सेकंड के बाद इस बी का पोजीशन क्या होगा। समझ रहे हैं? चलिए देखिएगा बहुत ही आराम से। ए का पोजीशन जानना चाहते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ ए आफ्टर 1 सेकंड, फॉर्मूला क्या होता है, यू टी। यू मतलब 5 और टी मतलब क्या, 1 सेकंड, प्लस हाफ ऑफ ए कितना है, -10 और टी तो 1 है ही, एस ऑफ ए 5 -5, ठीक है ना, 5 - 5। तो ऐसे का वैल्यू कितना आ गया, ऐसे का वैल्यू आ गया कितना, 0 1 सेकंड के बाद। हम बात करते हैं एस बी की,
u मतलब कितना 10, t मतलब 1 माइनस हाफ ऑफ, ठीक है ना, a का वैल्यू कितना 10 और t का वैल्यू कितना 1, 2 5 जा 10, तो s एट b इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 मतलब 5 मीटर और ये कितना आ गया 0 मीटर। अब समझिए ए किधर पे है, अभी ग्राउंड पे ही है, और बी किधर पे है 5 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। कितना सेपरेशन है भाई बताइए, सेपरेशन मतलब क्या कहलाया इधर पे, रिलेटिव पोजीशन। क्या कहला गई, रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव पोजीशन क्या आ जाएगी, एस बी माइनस एस ए। तो एस बी कितना है 5 मीटर और एस ए कितना है 0। कितना सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, 5 मीटर का सेपरेशन है। कितना सेपरेशन है 5 मीटर। तो याद रहे रिलेटिव जो टर्म्स हैं, चाहे वो रिलेटिव पोजीशन हो, रिलेटिव वेलोसिटी हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी ऐसे ही लगती है। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इनटू क्या t। समझ रहे हैं बात को। तो जो रिलेटिव मोशन है ना, वो भी एकदम सिंपल मोशन जैसे हर जगह अप्लाई होगी और सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी रिलेटिव टर्म ही यूज होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़िया क्लियर हो गया आपको रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए नोट करिए इसको, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं हम, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में एनसीईआरटी में लगभग 20-22 प्रॉब्लम है, इसमें कुछ पर्टिकुलर वैरायटीज हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द वर्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा समझना है अपन, whenever the size of an object is much smaller than the distance traveled by it or the time taken, ठीक है ना। टेकिंग टाइम और कितना चाहिए ट्रैवल डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही छोटा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बात को समझिएगा। पहला प्रॉब्लम है, रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस, ठीक है ना। जो रेलवे कैरिज है कितना साइज होगा भाई, 10 मीटर मैक्सिमम, 15 मीटर, 25 मीटर, और दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 10 किलोमीटर ऐसा मान के चले अपन। तो 10 किलोमीटर के कंपैरिजन में यार 25 मीटर का क्या इंपॉर्टेंस है, ना के बराबर है ना, बहुत ही स्मॉल। इसका मतलब है रेलवे कैरिज क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। A monkey sitting on the top of a man cycling smoothly on a circular track। तो सर्कस दिखाने वाले लोग आते हैं, वो साइकिल पे बैठ के साइकिल चला रहे होते हैं, एक बड़ा सा सर्कुलर ट्रैक होता है और उस पे उनके सिर पे जो है साइक्लिस्ट के सिर पे मंकी बैठा हुआ होता है। अगर मंकी के साइज को ध्यान में रखें तो जो ट्रैक है उस ट्रैक का जो लेंथ का डायमेंशन है उसके कंपैरिजन में उस मंकी का साइज बहुत ही छोटा माना जाएगा। इसीलिए वो जो मंकी है वो किसका रोल पूरा करेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। मंकी भी क्या है भाई इधर पे, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। आगे आइए, a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground। समझिएगा बात को, टकरा के तुरंत लौट के आई कोई भी बॉल ग्राउंड से टकरा के शार्पली टकरा के रिटर्न आती है, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो डिस्टेंस और बॉल में बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली डिफरेंस नहीं होता है, वो लगभग थोड़ा बहुत ही डिफरेंस, मतलब बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस या इफेक्टिव डिफरेंस जो है बहुत ही कम, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मतलब इधर पे जो ये बॉल है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे आइए, a tumbling beaker that has slipped off the edge of the table। समझिए टेबल को क्या समझते हैं, क्या टेबल का हाइट कितना होता होगा, 10 फीट्स नहीं यार, वो टेबल थोड़ा कहलाएगा, 3 फीट्स, 2.5 फीट्स, 5 फीट्स, जो भी करके बंदा 4, 5, 6 ये मैक्सिमम है भाई। 6 फीट से ऊपर की टेबल थोड़ी ना होती होगी, ठीक है ना। तो 6 फीट से कोई अगर बीकर गिरता है तो बीकर का साइज यार 6 फीट के कंपैरिजन में इतना कम तो है नहीं, मतलब बीकर में इधर पे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्लियर हो गया आपको चारों बातें, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये 2 नहीं है। आगे आइए, ये 2 अच्छा क्वेश्चन है। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द 2 चिल्ड्रन A and B returning from their school O to their homes P and Q। आपके सामने स्कूल O भी है, ध्यान रखिएगा, और ये इनके घर हैं P और Q, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। मतलब ऐसा समझ लो कि पहले वाले का A का घर है P और B का घर है Q, समझ लो अच्छे से, ठीक है। चूज द करेक्ट एंट्री इन द ब्रैकेट्स बिलो, A या फिर B।
लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी या फिर ए बी से पास में है या बी ए से पास में है? तो आप भी देख लो कि जो ए है वो पी पे रहता है और जो बी है वो क्यू पे रहता है। कौन दूर रहता है? बी दूर रहता है। कौन दूर रहता है? बी। मतलब ए जो है स्कूल के पास रहता है। ए क्या है? स्कूल के पास रहता है, जो कि स्कूल को यहाँ पे ओ बोला गया है, पी को बोला गया है ए का घर और क्यू को बोला गया है बी का घर। किसका घर स्कूल से पास में है? बताइए। पी सॉरी ए का बोला है, सॉरी बी क्यू का बोला है। किसका घर पास में है? ए का घर पास में है। आगे का क्वेश्चन, ए या फिर बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी या फिर ए? कौन? ए बी से पहले या बी ए से पहले घर स्कूल से चलना प्रारंभ किया है? आप भी बताओ। ये 0 टाइम पे चलना स्टार्ट कर दिया था कौन? ए। और बी ने टी टाइम के बाद चलना स्टार्ट किया। कौन जल्दी स्टार्ट कर दिया? ए जो है बी से पहले चलना स्टार्ट कर दिया। ए जो है बी से पहले ही क्या है स्कूल से निकल चुका है। थर्ड प्रॉब्लम, ए या फिर बी वॉक्स फास्टर? कौन है जो तेज चलता है? ऑब्वियसली आप देखो, ये बी है, इतने टाइम में घर पहुंच गया। ये ए है, इतने टाइम में घर पहुंच गया। आप ही देखो किसने ज्यादा टाइम लिया घर पहुंचने में? ए ने ज्यादा टाइम लिया, जबकि ए बी से काफी पहले चल चुका था। ठीक है ना? तो कौन फास्टर कहला गया? बी फास्टर कहला गया। बी क्या कहला गया? फास्टर। आगे समझिए, ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम? नहीं यार, डिफरेंट टाइम पे पहुंचे। जिस तरीके से मुझे ग्राफ में दिख रहा है, बी जल्दी पहुंच गया, ये थोड़ा सा लेट पहुंचा है। चलिए आगे, ए या बी ओवरटेक्स बी या फिर ए ऑन द रोड? किसने किसको ओवरटेक किया? यार बी ने बाद में चलना स्टार्ट किया था, बी निकल गया आगे, मतलब बी ने ए को सिर्फ और सिर्फ एक बार ओवरटेक किया। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है? कोई बात ऐसी है जो आपको क्लियर नहीं हुई? बोलिए जल्दी से। समझ आ गया बराबर? चलिए नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A woman starts from her home at 9 a.m. with a speed of 5 km per hour on a straight road up to her office 2.5 km away from his house. At the office, stays at the office up to 5 p.m. and returns home by an auto with a speed of 25 km per hour. Choose suitable scales and plot the extreme graph of her motion. बहुत ही सिंपल बात है। ये जो क्वेश्चन, ये जो ग्राफ बना है ना, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये सॉल्यूशन में है। मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि मैं बनाता तो उतना प्रॉपर ये बनता नहीं। ठीक है ना? क्योंकि मेरा ड्राइंग तो कमजोर है ना, इसलिए मैंने आपको बना के दे दिया। मैं समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले बात समझिए, वुमन ने चलना कब स्टार्ट कर दिया? 9 बजे चलना स्टार्ट कर दिया, 9 AM पे चलना स्टार्ट कर दिया। और उसकी जो स्पीड है, स्पीड क्या भाई? 5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। मतलब उसको टाइम कितना लगा? उसको टाइम लगा हाफ एन आवर। समझ में आया कि नहीं आ गया? भाई 5 किलोमीटर ट्रेवल करती है 1 घंटे में, 2.5 किलोमीटर ट्रेवल करना था, कितने घंटे लगेंगे? हाफ एन आवर। ये टाइम लग गया। हाफ एन आवर में ऑफिस पहुंच गई। ये देख लीजिए, हाफ एन आवर 9 से लेके 9:30 के बीच में वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। इसको कहते हैं ऑफिस। और ये ऑफिस में रुकी हुई है, ये ऑफिस में है। और ये ऑफिस में 9 बजे से लेके कब तक रहेगी? 9 बजे से लेके 5 बजे तक रहेगी। कब तक रहेगी? 5 बजे तक। 5 बजे चलना स्टार्ट किया, तब वेलोसिटी क्या थी? तब उससे वेलोसिटी थी 25 किलोमीटर पर आवर। क्यों? वो ऑटो में है ना, स्पीड क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डिस्टेंस अब भी क्या है भाई? जितनी घर से ऑफिस उतनी ऑफिस से घर कितनी है? 2.5 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा भैया बताइए? 1/6 1/10 ऑफ आवर्स। ठीक है ना? 1/10 आवर्स। ठीक है ना? इतना टाइम लगेगा, मतलब कि 6 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 6 मिनट। तो 5 बजे ऑफिस से चलेगी तो घर कितनी देर पहुंचेगी? 5:06 पे। ये ऑफिस में थी और ये 5:06 पे अपने घर आ गई। ये क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ है। पहले उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है और एक फिक्स पोजीशन, मतलब कि ऑफिस में पहुंच के वो रेस्ट में है, फिर कहीं नहीं जा रही है, फिर ऑफिस से चल के वापस कहां आ गई? घर आ गई। ये पोजीशन टाइम ग्राफ समझ में आ गया? इसको मैं बना था, आप भी बनाओगे। मैंने आपको इसमें डायग्राम में थोड़ा बता दिया। समझ आ गया? कोई मुश्किल है? बोलिए जल्दी। समझ में आ गया? चलिए नोट करते जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, ठीक है ना। देखिए ना ड्रंकर्ड की हालत, 5 steps forward and 3 steps backward, मतलब 5 कदम पहले फॉरवर्ड चलता है, फिर 3 कदम लौट आता है, ठीक है ना। 5 कदम आगे जाता है और 3 कदम लौट आता है। फाइनली उसने कितना ट्रेवल किया, 2 कदम ट्रेवल किया, फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, 3 कदम लौट आता है। फाइनली उसने कितना बढ़ा, 4 कदम, फिर वो 5 कदम बढ़ता है, 3 लौट आता है, कितना बढ़ गया, 6 कदम, फिर वो 5 कदम बढ़ता है, 3 लौट आता है, कितना होता है, 8 कदम, फिर 5 चढ़ता है, फिर 3 लौट आता है, कितना हो गया, 13 कदम। 13 ही चढ़ जाएगा उसको, 13 मीटर चढ़ना है। चलो आगे बात करते हैं। And 3 steps backward and so on. Each step is 1 meter long. एक स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है, मतलब 13 मीटर में कितने स्टेप होंगे, 13 स्टेप होंगे, ठीक है ना। तो समझिएगा 5 चढ़ा 3 लौटा, 5 चढ़ा 3 लौटा, 5 चढ़ा 3 लौटा, 5 चढ़ा 4 बार में कितना चढ़ जाएगा, 8 स्टेप, मतलब 8 मीटर। फिर चढ़ा, अब जब चढ़ गया तो थोड़ी ना कहीं जाएगा, ठीक है ना। फिर लौटने की गुंजाइश नहीं है। 13 मीटर ये कब चलेगा, ये 5 बार में चलेगा, ठीक है ना। जो फ्रीक्वेंसी है वो चल रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को 5 बार रिपीट करेगा वो, तो कहां पहुंच जाएगा, जहां उसको पहुंचना था। चलिए देखते हैं कहां पहुंचना था फाइनली। And 3 steps backward and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the position time graph of his motion. Determine the graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit. अरे भगवान, 13 meter away from the start, जहां से वो चला है वहां से 13 मीटर पे गड्ढा है, वो गड्ढे तक गिरने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, प्लस साथ ही साथ ये बताओ कि वो सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। चलिए देखिए 1 सेकंड में 1 स्टेप, ठीक है ना, क्योंकि टाइम जो है 1 सेकंड में 1 स्टेप, ठीक है ना। 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकंड, ठीक है ना। 1 स्टेप में 1 सेकंड लगता है, 5 सेकंड में वो 5 स्टेप गया, मतलब कि 5 मीटर गया, फिर 3 सेकंड में लौट आया। फाइनली कितना टाइम हो गया, 8 सेकंड हो गया। फिर 5 सेकंड गया, 5 स्टेप 5 सेकंड में तो हो गए 13 सेकंड, फिर 3 लौट आए तो कितने हो गए, 15 सेकंड, और डिस्टेंस कितनी बची उसके लिए, 4 मीटर हो गई। कितनी हो गई, 4 मीटर। समझिएगा, क्योंकि फाइनली ये 2 बचा था, सॉरी ये 2 बचा था लौटने के बाद, और ये 4 बचा है लौटने के बाद। अब ये 6 बचेगा अगले लौटने के बाद, और ये 8 बचेगा अगले लौटने के बाद। समझिएगा बात को। तो ये क्या हो गया, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 8 मीटर ट्रेवल कर लिया, कितने सेकंड में, 32 सेकंड में। फिर ये 5 चढ़ा, बेचारा गड्ढे में गिर गया, उसको बैकवर्ड आने की तो गुंजाइश ही नहीं बची है, मतलब 32 सेकंड में इसने 8 मीटर ट्रेवल कर लिया था, और 37 सेकंड में इसने पूरा 30 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो बताइए इसने कितना टाइम लिया गिरने में, तो कितना टाइम लिया, 37 सेकंड्स लिया। कितना लिया, 37 सेकंड्स। ऐसा समझ लो स्पीड क्या था उसका, स्पीड क्यों बोल रहे हैं यार, ऐसा समझ लो ना कि हर बार वो रिजल्टिंग जो है 2 मीटर ट्रेवल कर पाता था 8 सेकंड में, ऐसा कुछ है। तो इस तरीके से आप क्या बना लोगे इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। ये 5 मीटर राइज होने का, ये 5 मीटर बैकवर्ड आने का, ये 5 मीटर फॉरवर्ड जाने का, ये 3 मीटर बैकवर्ड आने का, ये 5 मीटर फॉरवर्ड का, ये 3 मीटर बैकवर्ड का। फाइनली 2-2 मीटर चल पा रहा था वो, 5 चल के 3 लौटा, 2 मीटर चल पाया क्या रहा, 4 बार में चल गया 8, और वो 5वीं बार में क्या है, चढ़ गया, मतलब 37 सेकंड्स में वो पहुंच गया। ये है क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए आगे नोटिस कीजिए। A jet airplane traveling at the speed of 500 km/h ejects its products of combustion at the speed of 1500 km/h, ठीक है। Related to the jet, what is the speed of the latter with respect to an observer on ground? ये मैं हूं ग्राउंड पे, बात को समझिएगा। ये जेट है, समझ लो जेट ऐसे जा रहा है, ये जेट है, ठीक है ना। और ये क्या है, स्मोक है। क्या है ये, स्मोक। समझ रहे बात को, समझिएगा। हमारे लिए कुछ भी है, स्मोक का स्पीड मान लीजिए हमारे पास v है, और इधर पे स्मोक का स्पीड कितना है, vr है, और जेट का स्पीड क्या है, vj है। समझिएगा बात को, ध्यान दीजिए। जेट एयरप्लेन
traveling at the speed of 500 km per hour ejects its product of combustion at the speed of 1500 km per hour related to the jet. ये जेट के रेफरेंस में स्पीड है, ये स्मोक की एक्चुअल स्पीड नहीं है, ये जेट के रिस्पेक्ट में स्पीड है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड. मतलब ओरिजिन के रेफरेंस में इस क्या कहना चाहिए स्मोक का स्पीड क्या होगा. तो v रिलेटिव इज इक्वल्स टू क्या आएगा, v स्मोक माइनस v जेट. समझिएगा बात को. तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, माइनस 1500. क्यों? डेफिनेटली यार स्मोक कहां जा रहा है, बैकवर्ड, और जेट कहां जा रहा है, फॉरवर्ड. तो अगर हम जेट के डायरेक्शन में बात करें, या ऑब्जर्वर मेनली जेट को महसूस कर रहा है या जेट की मोशन को महसूस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो मोशन ऑफ जेट के रेफरेंस में स्मोक का जो स्पीड है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, माइनस 1500. ये स्मोक माइनस जेट का स्पीड कितना है, 500 है. ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस 1500 प्लस 500 इज इक्वल्स टू वी स्मोक. तो कितना आ गया स्मोक का स्पीड, वो आ गया माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर. माइनस साइन क्या बताता है कि जेट अगर फॉरवर्ड जाएगा तो स्मोक कहां जाएगा, बैकवर्ड जाएगा. स्मोक कहां जाएगा, बैकवर्ड. माइनस साइन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मोशन को शो करता है. समझ आ गया आपको ये चीज. कितना प्रॉब्लम है बताइए. रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, वगैरह वगैरह सब पता है आपको. ठीक है ना. तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी गिवन थी, रिलेटिव वेलोसिटी v स्मोक माइनस का v जेट. वैल्यू पुट कर दिया आपने. क्या प्रॉब्लम बताइए, मुश्किल है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए. बहुत ही सिंपल है. A car moving along a straight highway with a speed of 126 km per hour is brought to stop with a distance of 200 meter. अरे वो सिंपल है. कार is moving along a straight line with a speed u गिवन है आपको 126 km per hour. चेंज कर देंगे इसको मीटर पर सेकंड में. लो यार 126,000 अपॉन 3600. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 18 7 126 70 18 to 36 35 आ 35 मीटर पर सेकंड. यानी स्पीड डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना उसको 200 मीटर पर, सो 200 मीटर. व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप. स्टॉप करना मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 चाहिए. आपसे टाइम पूछ रहा कितना टाइम लेगा और पूछता कितने अमाउंट से रिटार्ड होगा. ए का वैल्यू भी चाहिए और टी का वैल्यू भी चाहिए. जल्दी समझिएगा. एस गिवन है, यू गिवन है, वी गिवन है, टी चाहिए. कौन सा वाला इक्वेशन लगाओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. या फिर v गिवन है, u गिवन है, s गिवन है और a चाहिए. तो थर्ड इक्वेशन लगा दो सबसे पहले. तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. v का वैल्यू कितना 0, u का वैल्यू कितना 35, 2 टाइम्स ऑफ a अननोन है, s का वैल्यू कितना 200. 35 का स्क्वायर कितना होता होगा 1225 इज इक्वल्स टू, अब रिटार्डेशन की तो बात हो रही है 400. a इज इक्वल्स टू कितना -1225 अपॉन 400. बात को समझिएगा. 25 4 जा 100, 25 9 जा 225, 25 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. टू ट्रेन्स A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction with a speed with A ahead of B. The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? किसके बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है? गार्ड ऑफ B और ड्राइवर ऑफ ए के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है. किसके बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है? गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ ए के बीच की डिस्टेंस की. समझिएगा. सबसे पहले ये ट्रेन आगे आगे जा रही है ए, इसकी लेंथ 400 मीटर है, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड. भाई 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड. पीछे पीछे आ रहा है बी, तो बी में क्या कहानी है, ये भी 400 मीटर लॉन्ग है और इसकी भी स्पीड क्या 20 मीटर पर सेकंड है. बी के मन में आया कि मैं ए को ओवरटेक कर लूं. बी ए को ओवरटेक करने के चक्कर में एक्सेलरेट होता है और कितने अमाउंट से एक्सेलरेट होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जबकि
ए में कोई भी एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलता है। और तो ये जो बी है 50 सेकंड में इसको ओवरटेक कर लेता है। 50 सेकंड में जो बी का गार्ड है वो ड्राइवर ए के ड्राइवर को झंडी दिखा के आगे बढ़ जाता है। तो समझिएगा बात को, टाइम कितना दे रहे हैं दोनों लोग, 50 सेकंड। तो हमें पता लगाना है कि आखिर में गार्ड ऑफ बी और ड्राइवर ऑफ ए के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था इनिशियली। समझिएगा बात को, होगा क्या, सबसे पहले हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बी। फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 2 5 10 1000 प्लस 1250, 2500 से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2250 मीटर आ गया। यहाँ क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। अब बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए की, तो क्या आएगा बताइए, ut। अब चूंकि एक्सेस तो 0 है तो हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, कोई औचित्य नहीं है, समझिएगा 1000 मीटर आ गया। देख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन द गार्ड ऑफ द बी एंड ड्राइवर ऑफ द ए क्या हो जाएगी, SB माइनस SA, मतलब 2250 माइनस 1000, तो कितना निकलेगा बताइए, 1250 मीटर। ये आ गया भैया डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, ठीक है ना। कितना आ गया, 1250। कितना आ गया बोलिए, 1250। समझ आ गया, क्या प्रॉब्लम बताइए, बढ़िया से हो गया। चलो नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ 2-lane रोड car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 24 km per hour each. At a certain distance, when the distance AB is equal to AC, both being 1 km, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid the acceleration? avoid an accident. समझिएगा ये भी एकदम सेम रिलेटिव वेलोसिटी का ही प्रॉब्लम है, इसको आपको खुद से कोशिश करना है। मैंने रिलेटिव वेलोसिटी कहानी बता दी है, आप उसी के थ्रू इसको क्या है सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए ना बनने में मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 3 minutes. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period of the bus service and with what speed do the buses ply on the road? आपको ये वाला भी करना, ये भी रिलेटिव मोशन का है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कोशिश कीजिएगा, बनेगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, a player throws a ball upward with an initial speed 29.4 meter per second। ये आ गई इनिशियल वो स्पीड 29.4 मीटर पर सेकंड। आगे बात कीजिए, what is the direction of the acceleration during the upward motion of the ball? जब हम बॉल को अपवर्ड फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन कहाँ होता है, डाउनवर्ड, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी या ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है ना। What are the velocity and acceleration of the ball at the highest point? समझिएगा हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होगी बोलिए, 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0, बट एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू टू द ग्रेविटी। क्या होगा, ड्यू टू द ग्रेविटी। Choose the x equals to 0 meter and t equals to 0 second to be the location and time of the ball at its highest point vertically downward direction to be the positive direction of x-axis and give the signs of position, velocity, and acceleration of the ball during its upward and downward motion. To what height does the ball rise and after how long does the ball return to the player's hand? ठीक है ना, समझिए इसमें कहता क्या है कि सबसे पहले आपको कुछ आंसर्स तो हो गए। पहला तो क्या कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन बाय डाउनवर्ड होगा, वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, वो 0 होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कहता है सबको 0 पे सेट कर लो, एकदम इनिशियल सिचुएशन की बात करो। x equal to 0 and t equal to 0 be the location and time of the ball at its highest point।
हाईएस्ट पॉइंट को इतना जीरो मान लो। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस and give the signs of the position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion. To what height does the ball rise and after how long does the ball return to the player's hand? समझिएगा, x इक्वल 0 t इक्वल टू 0 जो है लोकेशन और टाइम है जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे थी। ये समझ लीजिए इधर पहुंच चुकी है, इधर इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 हो चुकी है, ठीक है ना। अब इसको ना अपनी इनिशियल वेलोसिटी से फॉल करना है, वो भी क्या होगी, 0 होगी। अब इसको मूव करना है कहाँ पे, डाउनवर्ड मूव करना है, तो इसकी जो पोजीशन है ना वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। पोजीशन क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव, साथ ही साथ वेलोसिटी भी क्या रहेगी, पॉजिटिव। पोजीशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव। वेलोसिटी क्यों पॉजिटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। डाउनवर्ड मोशन में, ठीक है ना, वहीं कहीं अपवर्ड मोशन में जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या होगी, वो पोजीशन अपवर्ड मोशन में भी पोजीशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। या मतलब वेलोसिटी होगी तो पॉजिटिव लेकिन रिटार्ड हो रही होगी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। लेकिन डाउनवर्ड में पोजीशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। क्या बोलता है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, ठीक है यार, ये भी बता देते हैं। वो मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल करेगी, तो मैक्सिमम हाइट उसको बोलते हैं जहां पे गाड़ी की स्पीड क्या हो जाए, 0 हो जाए। गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, 0। टाइम मालूम करना है आपको और हाइट मालूम करनी है, ठीक है ना। जबकि एक्सेलरेशन क्या है, -10 ले लो, -9.8 ले लो। चलो आगे बात करो, लिखा भी है 9.8, कोई बात नहीं। हमें बात करना सबसे पहले हाइट की बात करनी है। हाइट की बात अगर करेंगे तो v² - u² = 2as। तो v का वैल्यू कितना है, 0 है, u कितना है 29.4 स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ a कितना है -9.8, s आपको मालूम नहीं, इसी s को अपन हाइट बोल रहे हैं। आगे समझिए, -29.4 * 29.4, आगे समझिए 2 टाइम्स ऑफ -9.8 * h। 9.8 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स आएगा मेरे ख्याल से, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 14.7, ठीक है ना। कितना आएगा, 14.7। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 12 × 2 कितना 14, 3 × 1 = 3 और 1 कितना 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 441, 44.1 ये क्या आ गई भैया, हाइट। तो क्या होगी इसकी मैक्सिमम हाइट, 44.1 मीटर। क्या होगी मैक्सिमम हाइट, बोलिए 44.1 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट होगी 44.1 मीटर। अब जानना चाहते हैं आखिर कितना टाइम लेगी, तो क्या होगा, फॉर्मूला बताइए, v = u + at। समझिएगा, v कितना है 0, u कितना 29.4, a कितना है -9.8 * t, तो 9.8t = 29.4, 3 टाइम्स आएगा, t = 3। कब का है ये, चढ़ने का टाइम, तो टाइम ऑफ ascent = टाइम ऑफ डिसेंट, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बताओ, टोटल टाइम होगा 6 सेकंड। टोटल टाइम कितना होगा, 6 सेकंड। 3 सेकंड चढ़ने का, 3 सेकंड उतरने का, फाइनली कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड लगेगी वापस से प्लेयर के हाथ में बॉल आने के लिए। समझ रहे हैं बात को, और इतनी हाइट तक जाएगा। मैक्सिमम हाइट उसी को बोलते हैं जिसके बाद हम ऊपर ना जा सकें। अगर हम ऊपर नहीं जा पा रहे, इसका रीजन क्या है, वहां पहुंच के हमारी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, मतलब हमारी गाड़ी का फ्यूल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है ना। तभी वो हमारी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। समझ आ गया, चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। Read each statement below carefully and state with reasons and examples if it is true or false. A particle in one-dimensional motion with 0 speed at an instant may have non-zero acceleration. हाँ यार एकदम सही कहते हो, 0 स्पीड पे भी
जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 हो। क्यों? अभी जस्ट लास्ट प्रॉब्लम में मैंने बताया था कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। बताया था ना? क्या ये आपको 0 दिख रहा है क्या? नहीं, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक नॉन जीरो वैल्यू है, सबको जानते हैं, जबकि वेलोसिटी क्या है? 0 है। स्पीड क्या है? 0 है। समझिएगा बात को। अगली कहानी, with zero speed may have non-zero velocity। सिंपल यार, जब स्पीड 0 हो गई, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? वेलोसिटी। जब स्पीड ही 0 है तो वेलोसिटी के नॉन जीरो होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड पे आइए, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन। डेफिनेटली यार, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, जरूरी नहीं है। बात समझिएगा, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन वेरी कर सकती है। अगर डायरेक्शन वेरी करेगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन क्या हो? 0 हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन ये बात हो रही है किसकी? वन डायमेंशनल मोशन की। किसकी बात हो रही है? वन डायमेंशनल मोशन की। तो वन डायमेंशनल मोशन के लिहाज से ये सही है और बाकी जनरली ये सही नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने 9th क्लास में पढ़ा था, उधर पे स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड रही होगी, तो स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। लेकिन वो कंडीशन कहां के लिए है? मोशन का प्लेन के लिए। हम कहां के लिए पढ़ रहे हैं? वन डायमेंशन मोशन के लिए। तो वन डायमेंशन मोशन के हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट है, वरना ये तो बाद में बात करते तो फॉल्स कहलाता। विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ ही रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि एक्सेलरेशन में चेंज से, चलिए एक्सेलरेशन अगर कहना चाहिए क्या है? पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है कि गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है? बढ़ ही रही है, ठीक है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। समझ आ गया आपको अच्छे से? तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स। इनमें कंडीशन किसके लिए थी? सब कुछ वन डायमेंशनल मोशन के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक कर लीजिएगा। A ball is dropped from the height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph. सिंपल है यार, 90 मीटर से फेंका है इसको, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है उसको? 90 मीटर। u का वैल्यू क्या था? 0 था। हमको v पता करना है, ठीक है ना? a का वैल्यू क्या था? 10 ले लेते हैं यार, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझिए v क्या है बताइए? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2h या 2gh। u तो 0 है तो क्या आएगा बताइए? 2 into 10 into 90, तो v स्क्वायर कितना आएगा बताइए? 1800। तो v कितना आएगा? 30√2, ठीक है ना? कितना आएगा? 30√2, या ऐसा बोल रहे 330 into 1.41, 0 3 1 3 3 4 12 3 1 3, तो 42.30 आ गया। इस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो इस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने के बाद जब ये वापस से जाएगा, ठीक है ना? स्ट्राइक टाइम की बात भी कर लेते हैं। टाइम क्या है? इसकी इनिशियल स्पीड जो भी थी, फाइनल जो भी हो गई 42.3 हो गई। टाइम की बात कर लेते हैं अपन, तो क्या आएगा बताइए? s = ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। समझिएगा, s कितना था? 90 था, u तो 0 है, बात ही नहीं करनी है अपन को। a कितना है? 10 है, t स्क्वायर 2 5 जा 10, 18 5 जा 90, t कितना आ गया? √18 आ गया। √18 आ गया मतलब कितना? 3√2 आ गया। 3 into 1.41, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 4.23।
मतलब कि 4.23 सेकंड्स में ये ग्राउंड में आ गया और वहां आने तक इसकी स्पीड कितनी हो गई 42.30। पहले ये स्पीड 0 थी और ये देखो 4.23 है, ये 4.23, देखो ये 4 है, ये 4.23 है, 4.23 पे ये अपनी मैक्सिमम स्पीड में पहुंच गया, कितने में 42.30 में। उसके बाद तो बोल रहा है ना कि हर कॉलिजन के बाद अपनी स्पीड को लॉस करता है। जैसे ही ये ग्राउंड को हिट किया इसकी स्पीड कम हो गई और ये रिबाउंड हो गया, तो स्पीड ऑफ रिबाउंड VR, स्पीड ऑफ फर्स्ट रिबाउंड, ये फर्स्ट लिख दिया मैंने, स्पीड ऑफ फर्स्ट रिबाउंड कितनी बचेगी बोलो 42.30 को 1/10 क्या होगा 4.23, इसमें से 4.23 माइनस करिए कितना बचता है 37.07, ठीक है ना। अगर इसका 10th पोर्शन रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना, तो कितना बचेगा 38.07, सॉरी कितना बचेगा 38.07। ये इसकी रिबाउंड स्पीड बची है, रिबाउंड स्पीड बची है, ये इस वेलोसिटी से जाएगा और लौट के इसी वेलोसिटी से टकराएगा। तो आपको समझना है कि इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 38 हो गई। फाइनली मैक्सिमम हाइट पे क्या होना है 0 होना है, वहां तक एक्सीलरेशन कितना है -10 ले लो यार, -10 ही ले लो, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे आप टाइम निकाल लेंगे, जो टाइम चढ़ने का वही टाइम उतरने का, तो चढ़ने वाले टाइम को डबल कर देंगे तो आपको उतरने का टाइम मिल जाएगा। चलो देखते हैं टाइम कितना लगता है। सबसे पहले समझिए v = u + 80, v तो खत्म है, u कितना 38, ये 10 करेंगे तो 3.8 के आसपास आएगा, 3.8 आएगा जाने का, 3.8 आएगा आने का, तो ऐड कर दो कितना हो जाएगा 7.6 सेकंड। समझिएगा फर्स्ट रिबाउंड में कितना टाइम लिया 7.6, फर्स्ट टाइम में कितना लिया 4.23, तो 7.6 को 4.23 से ऐड करोगे तो कितना टाइम मिल जाएगा 11.83। देखो टाइम आप नेक्स्ट कंडीशन में 11 ये आ गया 11.83 में ये कहां पहुंच चुका है 11.83 में ये अप्रोक्सीमेटली 38.07 में पहुंच चुका है। देखिए ना कहां पहुंच चुका है 38.07। दूसरी चीज मैंने देखो √2 की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली कम ली है 1.41 ली है, ये 1.414 होती है, ठीक है ना। और अपन ने g का वैल्यू भी क्या 9.10 ले लिया है, 9.8 लेना था, उससे थोड़ा बहुत वैल्यू वेरी करती है। भाई कहानी क्या है, सबसे पहले आप क्या पता करो कि इस 90 मीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, वो अपन ने निकाल लिया कितना लगता है 4.23 सेकंड। दूसरा हम ये पता करें अगर हम इसे ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड तक आते आते कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, उसके अंदर कितनी वेलोसिटी आ जाएगी। तो स्ट्राइक करने से पहले, हिट करने से पहले कितनी स्पीड थी 42.30, कितना टाइम लिया 4.23, मतलब कि 4.23 में इसकी स्पीड कितनी थी, ये आ गई कितनी 42.30। उसके बाद कहता है हर कॉलिजन के बाद लॉस करना है, टकराया और उसकी स्पीड कम हो गई, कितनी स्पीड बची है उसकी स्पीड बची है 38.07। अब 38.07 से रिबाउंड हुआ, किसी हाइट तक पहुंचा होगा, फिर लौटा होगा, उस हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 3.8 सेकंड, तो लौटने में कितना लगेगा 7.6, तो वहां से नीचे तक आया 7.6 में, तो 7 4 11, ठीक है ना, वहां तक आ गया नीचे तक। फिर वो जो स्पीड आया है किस स्पीड पे आया 38.07 पर, तो 38.07 कितने में आया लगभग ही मुझे लगता है 7 और 4 कितना 11.9 मेरे में आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है 12.01 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 12.1 आ रहा है, ठीक है ना, मतलब वही है। फिर उसके बाद सेकंड रिबाउंड, थर्ड रिबाउंड, ये चीज चलती रहेगी और ऐसा ग्राफ बन के आएगा। समझ में आ गया। हालांकि से 12 सेकंड तक के लिए बोल रही था, तो यहीं तक बात करनी है फर्स्ट रिबाउंड तक। समझ में आ गया, आया टकराया इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम है बताइए, क्या समझ में नहीं आया? इस तरीके से आप क्या है इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वैल्यूज फाइंड कर लीजिए, पोजीशन फाइंड कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन जिंदाबाद, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते जाइए, सारे क्वेश्चंस आपके इजी होते चले जाएंगे, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ध्यान रखना पड़ता है गिवन क्या-क्या है, चाहिए क्या है, उस चाहिए में से कौन सी इक्वेशन है जो उन पैरामीटर्स को रिलेट करती है फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, उनको सेलेक्ट करिए और फिर सॉल्व करिए। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
Explain clearly with example the distinction between magnitude of displacement over an interval of time and the total length of the path covered by a particle over the same interval. ठीक है, अब आपको समझिएगा magnitude of displacement over interval of time and the total length of path सेम चीज है, क्योंकि magnitude of displacement को ही distance बोलते हैं वेक्टर की लैंग्वेज में, ठीक है ना। magnitude of displacement को ही क्या बोलते हैं, distance, और total length of path को ही क्या बोलते हैं, distance बोलते हैं। आगे magnitude of the average velocity over interval of time and the average speed over the same interval। average speed और average velocity में अंतर है, क्योंकि average velocity होती है total displacement upon time और average speed होती है total distance upon time। तो total distance और total displacement में अंतर होता है, इसलिए ये दोनों चीजें क्या है, एकदम सीधे-सीधे डिफर करती हैं, ठीक है ना। आगे समझिए, फिर क्या बोलते हैं, so in both A and B that the second quantity is either greater than or equal to the first, then is the quantity sign true। For simplicity consider one dimension motion only। ठीक, कोई बात नहीं है, आपकी बात सही है। उस केस में भी जो पहला वाला केस है उसके सेम होने के चांसेस ज्यादा है, और वो सेम है ही, लेकिन जो बी है, बी में क्या है, सेम नहीं है। बी की जो दोनों क्वांटिटी है वो सेम नहीं है। ए की जो दोनों क्वांटिटी सेम है और बी की दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 km away with a speed of 5 km per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. What is the magnitude of average velocity? Average velocity की बात करते हैं। Total displacement upon time। तो ये बताइए, बाजार गया, घर आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। क्या आएगी एवरेज वेलोसिटी, जीरो आएगी। फिर क्या पूछता है, एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 30 मिनट। 0 से 30 मिनट में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, बात को समझिएगा। उसको जाना है, वो किस स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से, और मार्केट का डिस्टेंस कितना है, 2.5 किलोमीटर। उसको जाने में कितना टाइम लगा, 30 मिनट लगा। कितना टाइम लगा, 30 मिनट। तो ड्यूरिंग 0 to 30 मिनट, 30 मिनट में तो बेचारा वो जा ही नहीं पाया। उस समय एवरेज स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस कितना, 2.5। टाइम कितना लगा, 30 मिनट, मतलब 30 मिनट मतलब हाफ एन आवर, ठीक है ना। तो किलोमीटर पर आवर सॉल्व कर दीजिए, 5 किलोमीटर पर आवर। ये कहलाएगी उसकी एवरेज स्पीड। इसको मैं लिख दूं स्पीड एवरेज, ठीक है ना। एवरेज स्पीड कितनी बताइए, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 0 से 50 मिनट की बात करते हैं। 30 मिनट उसको जाने में लग गए, ठीक है ना। वो 5 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल करता था, तो 2.5 किलोमीटर कितने देर में ट्रैवल करेगा, हाफ एन आवर में ट्रैवल करेगा, ठीक है ना। फाइंड द मार्कर। ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। इसको लौटने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ रिटर्न तो कितना आएगा बताइए, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब उसको 1/3 आवर्स लगे। कितने लगे, 1/3 आवर्स लगे, ठीक है। तो स्पीड क्या आएगी बताइए, टोटल डिस्टेंस कितनी, 2.5 जाना, 2.5 आना। तो कितना होगा, 2.5 जाना, 2.5 आने में, 5 किलोमीटर आना जाना। टोटल टाइम कितना, 1/2 जाने में, 1/3 आने में, तो कितना आ गया, 5/6, ठीक है ना। सॉल्व कर दो इसको, 5 कट जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई एंटायर मोशन में, 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 था। एवरेज वेलोसिटी 0 से 30 मिनट में कितनी आई, 5 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि वो 0 से 30 किलोमीटर में सिर्फ जा पाया था, लौट नहीं पाया था, ठीक है ना। क्योंकि 2.5 किलोमीटर ट्रैवल करना था इस स्पीड से, ये 30 मिनट में ही ट्रैवल हो सकती है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, वैल्यू निकल के आई 5 किलोमीटर पर आवर। अब 50 मिनट की बात कर रहा है, तो गया भी और आया भी, तो गया और आया दोनों मिलाकर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया, 5/6। तो स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब 0 से 40 मिनट की बात करता है, एक्चुअल में 0 से 40 मिनट में उसकी कंप्लीट मोशन नहीं हो पाती। इसको भी आप कर लीजिएगा, 30 मिनट लग गए जाने में और 10 मिनट लगेंगे उसको आधा ट्रैवल करने में। 2.5 का आधा कितना होता है, 1.25। देख लीजिएगा थर्ड केस के लिए,
एस एवरेज डिस्टेंस कितनी कहलाएगी 2.5 प्लस 1.25, टाइम कितना 40 मिनट। समझिएगा कितना आएगा यहाँ से 3.75 अपॉन 2/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 3 5 जा 15 और क्या 3 7 जा 21 21 1 22 कैरी 2 3 3 जा 9 2 11 अपॉन 2 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5.625 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया। एवरेज वेलोसिटी 0 से 30 मिनट की वेलोसिटी 5, 0 से 50 की 6 और 0 से 40 की कितनी 5.625 किलोमीटर पर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी भी क्लियर हो रही होंगी। हमने डिस्कस कर लिया 14 प्रॉब्लम का। देखिएगा, लुक एट द ग्राफ्स A to D carefully and state with reasons which of these cannot possibly represent one dimensional motion of the particle। पहले की बात करते हैं अपन, कौन कौन है जो वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। चलिए मैंने ये लाइन खींच लिया, देखिए मान लीजिए t की वैल्यू इधर पे 2 सेकंड है, इस पोजीशन पे एक ये पोजीशन एक ये पोजीशन है। अगर आप 1D मोशन करते हैं तो क्या एक ही टाइम पे दो अलग अलग लोकेशन में प्रेजेंट रह सकते हैं? अगर पार्टिकल कोई 1D मोशन करता है सेम टाइम पे दो अलग अलग लोकेशन में देखा जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। इधर आ जाइए, टाइम की वैल्यू क्या है 1, टाइम की वैल्यू क्या है 2। दो अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी सेम कैसे हो सकती है? वन डायमेंशनल मोशन में दो अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। मान लीजिए 1 है और ये -1 है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? सेम है। वही सिचुएशन इधर नीचे भी है। तो कहने का मतलब है अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। इसलिए भी तीसरा क्या है? स्पीड। अरे ये तो पहले ही लफड़ा हो गया। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए स्पीड के नेगेटिव होने का कोई काम ही नहीं है। चौथी की बात करते हैं, टोटल पाथ लेंथ। यार पाथ की लेंथ बढ़ रही है, अपने आप घट थोड़ी सकती है। पाथ की लेंथ घटेगी थोड़ी। भाई पार्टिकल ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड जा सकता है, लेकिन पाथ की लेंथ डिक्रीज थोड़ी होगी। जितना ट्रैवल करते जाओगे उतनी वो ऐड होती चली जाएगी, तो डिक्रीज होने का काम नहीं है। तो पहला केस क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक ही टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन पे अवेलेबल है, इम्पॉसिबल है ये। अलग अलग टाइम पे सेम वेलोसिटी, ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा स्पीड नेगेटिव, देखो ना ये स्पीड नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव वाई एक्सेस में आ रहा, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, ये भी देख लीजिए। और चौथा क्या? टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या है? डिक्रीज नहीं हो सकता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से आप ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने ना आपको मैक्सिमम वैरायटी बता दी है, मैक्सिमम वैरायटी आपके सामने आ चुकी है। जो भी आपको लगता है कि नहीं सर ये बात आपने नहीं बताई या हमको नहीं आ रही, भले ही आपने बता दी है सर हमें समझ नहीं आ रही, हमसे नहीं बन रही है, कोई बात नहीं करनी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक बार एनसीईआरटी रीडिंग लेना है, फिर भी नहीं बनता फटाक से मैसेज करना, कॉल करना, शानदार तरीके से बता दूंगा। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम है इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए।